हेलो, नमस्ते, वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडस एड कॉमर्स के चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 11th में पढ़ते हैं आप, उसके एंगल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको कैसे बताना चाहूँगा कि आपने जब क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपने उसमें इकोनॉमिक्स को एक अलग एंगल से पढ़ा होगा। ओके, फिर आप जब 12th क्लास में आए तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर हम जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट को एक टोटली डिफरेंट एंगल से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वो जो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है अप्रोच करने में इकोनॉमिक्स को, वो बहुत ही अलग है, उसमें कुछ डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंस है वो समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉपरली इन दोनों के एनालिसिस में कंफ्यूज होते रहोगे और आगे आपका एक परफेक्ट और क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो इसीलिए जो मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, उसका नाम आप देख सकते हो मेरे पीछे, क्या है? हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही फंडामेंटल है और कई लोग इसको स्किप कर जाते हैं, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पर आज आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और लाइफ में कभी भी आपको आगे से कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो इन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो क्या है, देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने अगेन हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने इसको बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। कैसे किया है? एक टेबल के फॉर्म में। तो इसमें आप देखो तो तीन तो कॉलम्स हैं। क्या है? बेसिकली आप देख सकते हो ये तीन कॉलम्स हैं और रोज कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं। 3 कॉलम्स 5 रोज। ठीक है, कॉलम्स क्या क्या है अपन देखते हैं। तो कॉलम्स हैं बेसिकली, तो फर्स्ट कॉलम तो अपना क्राइटेरिया का रहेगा। क्राइटेरिया एज इन कि किस एरिया या किस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब किस क्लासिफिकेशन या किस टॉपिक के तहत अपन इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि उसके हिसाब से अपन इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग देखेंगे। तो क्राइटेरिया में अपन आगे देखेंगे क्या आएंगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। फिर सेकंड कॉलम में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी उसमें है और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उस क्राइटेरिया में क्या रहेगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स में उस क्राइटेरिया में क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस आपको आराम से इसमें दिखता जाएगा। तो आप इसमें देखो, सबसे पहला जो अपना क्राइटेरिया है वो है डेफिनेशन। क्या है? डेफिनेशन। तो अपन डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है किसी भी चीज की, यानी कि उसका एक तरीके से कह सकते हैं जो एक ऑफिशियल उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको जो एकेडमिक बुक्स है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इट डील्स विद सिचुएशंस फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल। इट डील्स विद सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन से डील करती है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन? जो फेस कर रही है इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हम माने कि जैसे हमारा ये है बेसिकली, अगर इंडिया, हम माने ये है हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में क्या है? इंडियन इकोनॉमी है। ओके, इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो एज अ होल, होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। होल का मतलब कंप्लीट। ठीक है, एज अ होल मतलब ये प्रॉब्लम्स जो भारत है, जो इंडिया है, उसके इंडिविजुअल सेक्टर्स को इफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, वैसे आगे दे भी रखे बट फिर भी। तो अपन कह सकते हैं इन्फ्लेशन। क्या कह सकते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबको इफेक्ट करती है, टॉप टू बॉटम। हम कह सकते हैं जो बॉटम स्ट्राटा में है, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि पुअर है, लास्ट पंक्ति में जो खड़े हैं, तो उनको ज्यादा इफेक्ट करती है इन्फ्लेशन। क्यों इफेक्ट करती है? क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम होती है और एक तरीके से इन्फ्लेशन के कारण वो अपने जो असेंशियल आइटम्स हैं उनको ही नहीं खरीद पाते।
तो इस कारण से क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर कब, कोविड 19 के टाइम पे जो हमारे लॉकडाउन हुए थे 2020 में, 2021 के अंदर, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि ये जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो बड़ी मेट्रो सिटीज से माइग्रेशन करके जो आए, मतलब रिटर्न आ रहे थे अपने गांवों में, तो उनके पास कुछ काम धंधे थे नहीं और पैसे भी कुछ थे नहीं, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया और बहुत एक तरीके से कह सकते हो पॉवर्टी की गिरफ्त में वापस से आ गए। तो इस कारण से अपन कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। और क्या क्या इंपैक्ट करता है इनको, तो हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी, ठीक है, काम ना मिलना। ओके, यानी कि अगर मान लो कि आप एक एलिजिबल एंड रेडी टू वर्क, विलिंग टू वर्क एक व्यक्ति हो जो कि काम करना चाहता है, ठीक है, जो काम ढूंढ भी रहा है, दैट मीन्स यू आर विलिंग टू वर्क, यू आर रेडी टू वर्क एंड यू आर सर्चिंग फॉर वर्क एक्टिवली एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग जॉब। यानी कि आप काम ढूंढ भी रहे हो और आप काम करने के लिए तैयार भी हो, एंड तीसरी चीज आप काम करने के लायक भी हो, दैट मीन्स यू हैव द रिक्वायर्ड डिग्री, क्वालिफिकेशन, स्किल, एनीथिंग दैट कैन बी सेड, तो वो सब आपके पास है, बट स्टिल आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि आप एक अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो। और जब ये पूरे हमारे इकोनॉमी में एक एक्सपैंड हो जाती है, सब जगह फैल जाती है, तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि होलसम तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो ये भी सब लोग को इफेक्ट करता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं एक तरीके से ओवरऑल है। तो इसी तरीके से अपन इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, क्या है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। आगे हम इसी में और देखेंगे। तो फिलहाल तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो आपको चीज बता रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है उन सिचुएशन से जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो पूरी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी भारत एज अ होल, भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी है, इट डील्स विद इट इन वन चंक, मतलब पूरा एज अ होल डील करती है, ठीक है। और ये जो एजेंट्स हैं, ये जो बेसिकली अलग अलग ये फोर्सेस हैं, तो इनको आप बेसिकली मैक्रो एजेंट्स की तरह कहते हैं। मैक्रो एजेंट्स कह लो, या कई बार इनको मैक्रो फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। मैक्रो फोर्सेस, मैक्रो फिनोमिनन भी कहते हैं। तो ये मैक्रोज में आ जाता है, ठीक है। और अब चलो माइक्रो में चलते हैं, लेट्स गो टू माइक्रो। तो माइक्रो में डेफिनेशन में क्या है? अगेन डील्स विद, तो ये डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स विच आर माइक्रो इन नेचर। तो यानी कि ये डील करती है इंडिविजुअल, यानी कि जो एक सेक्टर को, एक इंडस्ट्री को, एक कंपनी को, एक फैमिली को, एक इंसान को एज अ यूनिट इंपैक्ट करती है। आप कह सकते हो जब वो इंडिपेंडेंट है बाकी सारी इकोनॉमी से, ठीक है। आपने मेरे दोस्तों अगर क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे बेसिकली आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होगी। तो उनके अंदर आपने पाया होगा कि हर जगह जो थ्योरिस्ट है वो कहीं ना कहीं कोई एक तरीके से अजम्पशंस लेता है। तो वो जो अजम्पशंस वो ले रहा है, तो उन अजम्पशंस में आप कह सकते हो कि वो अपनी इस थ्योरी को जहां अप्लाई कर रहा है, उसको वो एक तरीके से डिस्कनेक्ट कर रहा है उस एरिया को आउटवर्ड वर्ल्ड से, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये अजम्पशन नहीं लूंगा तो उसकी थ्योरी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सारे जो बेसिकली कंसेप्ट होते हैं जो थ्योरी के हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सारे आप कह सकते हो अजम्पशंस के साथ ही आते हैं और एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अटैच नहीं होते आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो उनका इंडिपेंडेंट होने का कारण ही है क्योंकि उनको पता है कि जो आउटसाइड फोर्सेज हैं, जो मैक्रो फोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं उसको इंपैक्ट करेंगी, ठीक है। इसमें आपने एक टर्म भी पढ़ी होगी, वो होती है, आपने सुना होगा, सिट्रस पैरेबस। क्या सुना होगा? सिट्रस पैरेबस का मतलब क्या होता है? सिट्रस पैरेबस बेसिकली एक
लैटिन टर्म है, इसका क्या मतलब होता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जो आउटसाइड चीजें, जो और चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी तो ही ये थ्योरी काम करेगी। तो ये एक तरीके से कहने का तरीका होता है सिट्रस पेरेबस। फाइन, तो अपन ने क्या देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि इट डील्स विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स विच आर माइक्रो इन नेचर। अब मैंने आपको माइक्रो एजेंट्स तो यहाँ पे आपको दो बता दिए, माइक्रो क्या है ये जस्ट अपने नेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो इन नेचर इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं बेसिकली, ठीक है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पे अपन इसको क्लियर कर देते हैं। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स में क्या आ जाएंगे, तो अपन कह सकते हैं जैसे फर्म्स, ठीक है, ऑब्लिक अपन कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यहां पे अपन कह सकते हैं कंपनीज, ठीक है। और क्या इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स में आ सकते हैं, अपन कह सकते हैं हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड कौन होते हैं, बेसिकली जो आप कह सकते हो घरेलू क्षेत्र यानी घरेलू सेक्टर। तो आपका जो फैमिली है, जो आपके पेरेंट्स चलाते हैं, अभी तो आप छोटे हो, तो आपकी जो एक फैमिली है वो एक हाउसहोल्ड कहलाएगी। अगर हम उस हाउसहोल्ड को यानी आपकी फैमिली के बजट को, आपके इनकम को, आपके खर्चे को, यानी कि जो आप पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है उसको स्टडी करें, ठीक है। आप कितना सेव कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इस सब को अगर एनालाइज करें तो ये माइक्रो के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक हाउसहोल्ड, एक यूनिट को देख रहा हूं, उसका कनेक्शन बाकी के साथ नहीं देख रहा हूं। आया समझ में? सेम वे अगर मैं फर्म्स के केस में देखूं, फर्म्स मतलब कंपनी हो गई, कंपनी मतलब प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। प्राइवेट में हम देखें तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते, कोई भी टाटा मोटर्स हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ओके। और गवर्नमेंट कंपनीज में आप कह सकते हो जैसे पावर ग्रिड हो गई और कोल इंडिया हो गई। तो ये कंपनीज हैं, इन कंपनीज का इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट आता है, इन कंपनीज का इंडिविजुअल बैलेंस शीट होती है, इन कंपनीज के इंडिविजुअल कैश फ्लोज होते हैं, और इन कंपनीज का इंडिविजुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि वो करती हैं। क्यों करती हैं? जिससे उनको फ्यूचर के अंदर मोर रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो कैसे करती हैं वो? बेसिकली जो उनका एक तरीके से अर्निंग्स रिटेन करती हैं, जो प्रॉफिट वो रिटेन करती हैं उसको वो इन्वेस्ट करती हैं फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए कैसे करती हैं? या तो वो नया प्लांट, नई मशीनरी, नई लैंड, या तो मोर लेबर, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस सब में वो खर्चा करके वो क्या चाहती हैं कि फ्यूचर में वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएं, या जो प्रोडक्ट है उसमें नए तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो ये सब करके क्या करना चाह रहे हैं? वो रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बेसिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो हो रही है वो एक कंपनी के बात हो रही है। आप ध्यान दो, मैं अभी जैसे अगर मैं मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, मैं इसको स्टडी करूंगा, तो ये एक यूनिट है। तो इसी कारण से अपन इसको माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहेंगे। और वहां पे मैक्रो में क्या था? मैक्रो में ये था बेसिकली कि हम एक कंपनी, एक घर, एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन है तो रिलायंस को भी अफेक्ट कर रही है, आपके घर को भी इफेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट को भी इफेक्ट कर रही है, आप कह सकते हो एक तरीके से जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी इफेक्ट कर रही है, तो सबको इफेक्ट कर रही है। पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ होता है तो नॉट नेसेसरीली वो आपके घर पे इफेक्ट करेगी। तो ये माइक्रो और मैक्रो का बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। तो अपन आगे चलते हैं, अपन ने यहां तक देख लिया। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद सिचुएशंस फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि मैक्रो एजेंट्स, और ये डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स विच आर माइक्रो इन नेचर, ओके। नेक्स्ट अपना इसमें आप देखो तो एरिया ऑफ स्टडी क्या है, यानी कि जब आप माइक्रो और मैक्रो को पढ़ रहे हो तो आपका जो एरिया है वो क्या है, मतलब कौन से क्षेत्र में आप अपना जो चिंतन है, अपना जो स्टडी है वो कर रहे हो। तो उसमें आप देखो कि इसका जो व्यू होता है, जो एरिया ऑफ स्टडी होता है, वो बिगर पिक्चर होता है। मैक्रो में एरिया ऑफ स्टडी बिगर पिक्चर होता है। मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गई, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये बिगर पिक्चर, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था है जो भारत की, उस पर क्या इंपैक्ट डालती है उसको एक्सप्लेन करती है। तो इसलिए ये मैक्रो के अंदर आ गया बिगर पिक्चर, ठीक है। सेवरल मार्केट्स, खूब सारे मार्केट्स, जब इन्फ्लेशन को आपने समझा तो आपने खूब सारे मार्केट्स देख लिए, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में देख लिया, आपने सर्विसेज सेक्टर में देख लिया, आपने इंडस्ट्री में देख लिया, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में देख लिया।
मैन्युफैक्चरिंग में भी कितने कितने सारे सेक्टर्स हैं, आपने स्टील में देख लिया, आपने एक तरीके से केमिकल्स में देख लिया, आपने कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे सेक्टर्स में आप देख सकते हो। और इसमें आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ो या कभी भी किसी आप जो सीनियर हैं जो कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनसे पूछना कि अगर इन्फ्लेशन, एक जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन अपनी इकोनॉमी में आने लगता है तो वो सारे सेक्टर्स को कहीं ना कहीं इक्वल इंपैक्ट करता है। हाँ, मतलब कुछ सेक्टर्स को ज्यादा करता है, कुछ को कम करता है। वो इसलिए क्योंकि कई सेक्टर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं टुवर्ड्स इन्फ्लेशन रादर देन कुछ और सेक्टर्स के। तो वो जो चीज होती है वो आप कह सकते हो कि क्योंकि उनमें उनके जो सेक्टर्स होते हैं उनमें एक इनहेरेंट साइक्लिकलिटी होती है। क्या होती है आप कह सकते हो? एक साइक्लिकलिटी, ठीक है। साइक्लिकलिटी कुछ नहीं होती, बेसिकली बिजनेस साइकिल का होता है कि हमारा बिजनेस साइकिल होता है बेसिकली कभी ऊपर जाता है, ठीक है, पीक पे पहुंचता है, बबल आता है, फिर वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो नीचे, अपन इसको रिसेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर ये यहां से ये रिकवर करता है, रिकवर करने के बाद ये ऊपर निकल जाता है और फिर यहाँ पे ग्रोथ होती है, एक्सपेंड होता है और फिर पीक। तो आप देख रहे हो ये एक तरीके से पूरा ये पूरा एक साइकिल है, ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है। तो जो बिजनेस साइकिल होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं ये अलग अलग तरीके से इंपैक्ट डालती हैं। तो ये जो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो सेवरल मार्केट्स की स्टडी होती है उसके अंदर जो अगर हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं तो वो सभी मार्केट्स में कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट कर रही है, किसी को ज्यादा कर रही है, किसी को कम कर रही है, कम ज्यादा वो इस बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट सेक्टर है तो सीमेंट सेक्टर में आप कह सकते हो एक साइक्लिकलिटी होती है, ठीक है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई का एक साइकिल रहता है तो वो इससे गवर्न होगा, ठीक है। और अगर आपको एफएमसीजी है, क्या है बेसिकली एफएमसीजी? अगर आपको तो एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो इसके अंदर जैसे आपके आ गए सोप ब्रांड्स हो गए, ठीक है, आपके बिस्किट्स हो गए, ब्रिटानिया हो गया, पार्ले जी हो गया, तो जो जल्दी जल्दी कंज्यूम होते हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग, जल्दी मूव करते हैं, और कौन से कंज्यूमर गुड्स जो कंजम्पशन में बहुत जल्दी यूज होते हैं, कंज्यूमर गुड्स। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि इसमें साइक्लिकलिटी नहीं होती, इनमें साइक्लिकलिटी नहीं होती या कम होती है, तो ये थोड़े से आप कह सकते हो स्टेबल होते हैं। तो इनके ऊपर इन्फ्लेशन का इतना इंपैक्ट नहीं होता, बट होता तो है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए जो अपना पॉइंट था कि जो मैक्रो एजेंट्स होते हैं वो सभी मार्केट्स को इंपैक्ट करते हैं, सेवरल मार्केट्स को इंपैक्ट करते हैं और बिगर पिक्चर को बताते हैं, ठीक है। और सब मार्केट्स उसके अंदर जो आप कह सकते हो जो छोटे मार्केट्स हैं उनको भी इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप सीमेंट सेक्टर पढ़ो तो सीमेंट के अंदर सब सेक्टर और होगा, मान लो कोई फ्लाई ऐश से बन रही है सीमेंट तो फ्लाई ऐश देखेंगे कि भाई कहां से आ रही है, तो और उसके अंदर कोई और फ्यूल डल रहा है या फिर कोई और उसके अंदर इनपुट है तो वहां पे चेक करेंगे कि भाई उसके अंदर क्या स्टडी हो रही है। आया समझ में? अगर ब्रिटानिया को देख रहे हैं, बिस्किट को देख रहे हैं, एक अपन एफएमसी सेक्टर देख रहे हैं तो उसमें सब मार्केट में जाके देखेंगे तो अपन उसके देखेंगे कि भाई उसके अंदर गुड डे पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है या पार्ले जी पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। दोनों अलग अलग सेगमेंट हो गए, एक थोड़ा हाई एंड सेगमेंट है, एक मास सेगमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सब मार्केट्स एंड रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, यानी कि उनसे रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। फाइन। तो नेक्स्ट इसमें आप देखो इंडिविजुअल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडिविजुअल्स, वन फर्म एंड इंडिविजुअल मार्केट्स, ठीक है। डिसीजन मेकर्स आर ऑल्सो इंडिविजुअल एक्टिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि माइक्रो के अंदर जो माइक्रो एजेंट्स हैं वो इंडिविजुअल हैं, जैसे एक कोई कंपनी मैंने बता ही दिया, इंडिविजुअल मार्केट्स। अच्छा, इंडिविजुअल मार्केट भी हो सकते हैं, जैसे आप सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केट को, कोई एक सब्जी मंडी को स्टडी कर रहे हो तो वो भी माइक्रो के अंडर आ जाएगा, ठीक है। वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स हैं, ऑल्सो इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि आप देखो यहाँ पे ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट कर रहे हैं, वो खुद के फायदे में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो के अंदर हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के फायदे की बात होती है, और मैक्रो के अंदर क्योंकि सभी चीज लिंक्ड है तो एक दूसरे के फायदे की बात होती है, क्योंकि जो एक चीज को मतलब एक अगर आप कहीं इंपैक्ट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह भी दिखता है, तो ये फर्क हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इश्यूज कौन से, मुद्दे कौन से डील करती है। तो मुद्दे आप देख सकते हो, मैंने बताई दिए, इनके इंटरलिंकेजेस, इन सबके इंटरलिंकेजेस, यानी कि इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी,
और एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनके इंटरलिंकेज। तो ये आपको समझना जरूरी है कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से कैसे लिंक्ड है, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे लिंक्ड है। तो ये सब भी ये इसका इश्यूज होते हैं। और इसके अंदर क्या, इंडिविजुअल कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो, ये सब इसमें देखते हैं। ठीक है। स्कोप का मतलब ये हो गया कि भाई कितना तक उसके बारे में आपको स्टडी करना है, कौन कौन से और उसके अंदर फील्ड्स कवर हो रही है। तो फोकस यहाँ पे रहता है जो हमारा उसके अंदर, तो लार्ज स्केल गोल्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज अ होल। तो देखो मैक्रो में क्या हो रहा है, क्योंकि सबको इंपैक्ट किया जा रहा है, क्या हो रहा है, सबको इंपैक्ट किया जा रहा है। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि पब्लिक वेलफेयर एक प्राइमरी गोल होता है। ठीक है। और यहां पे माइक्रो में क्या हो रहा है, फोकस ऑन इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल पीपल, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। यानी कि माइक्रो के अंदर हम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का खुद का रेवेन्यू, खुद का प्रॉफिट और खुद का इन्वेस्टमेंट, सिर्फ उसकी बात होगी। और इसके अंदर क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसके अंदर हम सबको साथ लेके चलना, सबको जीतना, यानी कि सबको उठाना, पॉवर्टी रिमूव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह की बात होगी। आया समझ में। और लास्ट अपन देखते हैं लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में क्या है, बेसिकली मिसकंसेप्शन ऑफ कंपोजिशन एज व्हाट इज राइट फॉर एग्रीगेट माइट नॉट बी राइट फॉर एन इंडिविजुअल। तो ये लिमिटेशन, इसका क्या मतलब है, लिमिटेशन मतलब क्या इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि हम ये मान रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन का अगर बढ़ रही है तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई सबके लिए ही खराब है, पर ऐसा नहीं होता। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही चीज होती है कि आप क्योंकि एक एनालिसिस को सबके ऊपर लिंक करके समझते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके साथ वैसा ही होगा। जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए, हाँ वो पुअर लोग के लिए खराब हो सकती है इन्फ्लेशन, पर जो रिच लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए तो इन्फ्लेशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो उनके प्रोडक्ट्स की बेटर प्राइसिंग मिलेगी और उनके प्रोडक्ट्स में आप कह सकते हो बेटर प्रॉफिट वो इनकैश कर सकते हैं और वो मतलब अपनी इक्विटी बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली मिसकंसेप्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मिसकंसेप्शन रहता है कि बेसिकली जो मैक्रो फिनोमिनन जो टेकन एज गिवन है, ठीक है, एज दीस कांट बी अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल बायर्स। यानी कि जो अपन अजम्पशंस माइक्रो में कर रहे हैं कि मैक्रो के जो एक तरीके से फोर्सेस हैं वो सारी गिवन है, सिट्रस पैरेबस है, तो अपन उस सबको कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, ये सारी कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, ये सब कनेक्टेड है क्योंकि इन सबका रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से आ रहा है या इस कंट्री से आ रहा है, लेबर भी इसी कंट्री से ले रहे हैं। तो इस सब के कारण क्या है कि ये एक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती, ये ऑपरेट करती हैं बेसिकली एक इंटरकनेक्टेड वेब के थ्रू। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जरूर अफेक्ट होंगी मैक्रो फिनोमिनन से, और तो वहीं पे माइक्रो एनालिसिस हमारा फेल पड़ जाएगा। तो इसलिए हमको माइक्रो को मैक्रो के साथ में पढ़ना है और मैक्रो के अंदर हमको माइक्रो जाके भी एनालिसिस करना है। हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि भाई पूरे सीमेंट सेक्टर को हमने एक तरीके से अज्यूम कर लिया, हो सकता है उसमें अल्ट्राटेक कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो, और हो सकता है उसमें आदित्य जो हमारा दूसरा जेके सीमेंट है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि दोनों को अगर माइक्रो एनालिसिस करोगे तो आपको वहां पे जाके कुछ ना कुछ उनमें यूनिक चीज देखने को मिलेगी जो उनके कंपनी को अलग तरीके से इंपैक्ट कर रही है। तो ये बेसिकली हमारा माइक्रो वर्सेस मैक्रो का एक डिफरेंस का एनालिसिस था। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो यहां पे मैं इसको रैप अप करता हूं। तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो का डिफरेंस आज हमने देखा और बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने समझाया, और इसी आशा के साथ मैं क्लोज करता हूं कि आप इसको अपनी पढ़ाई में यूज में लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। मैं यश चतुर्वेदी आपको अलविदा कहता हूं। थैंक यू।